हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ यूपी टेट पेपर 2 साइंस के लिए। तो देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में। उसके बाद मैंने आपको जो विटामिन्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कराया। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होंगी। तो चलिए आज हम डिटेल में समझेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है। सबसे पहले हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। देखो, जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? अंगों का वह समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसको क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? अंगों का वह समूह जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में, मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको पता चल गया। देखो, सबसे पहले हम पूरे इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो, मैंने आपको पाचन तंत्र में क्या बताया था कि जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये बात क्लियर है सभी को? उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो कोशिकाएं हैं उनको क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए। तो कोशिका को एनर्जी मिलती कहाँ से है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम भोजन करते हैं यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में होता है। तो जो पाचन तंत्र है हमारा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको क्या करता है? देखो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक सभी को क्लियर? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है? जो भी हमने खाना खाया, कुछ भी हमने खाया, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना ही किसका काम है? पाचन तंत्र का काम है। तो हमने जो भी खाया, पाचन तंत्र ने उसको ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो क्या है? एक सिंपल मॉलिक्यूल है। तो देखो, अकेले ग्लूकोज से तो हमारी कोशिका को एनर्जी नहीं मिल जाएगी। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा, ये देखो, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा ना, तब हमारी कोशिका को एनर्जी मिलेगी। तो जो हमने भोजन खाया उससे हमें क्या मिला? उससे हमें ग्लूकोज मिला। और ग्लूकोज के बाद जो ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज मिलेगी, ऑक्सीडेशन होगा, उससे क्या मिलेगी? हमारी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो देखो, इसकी ना एक वो है, पूरी इक्वेशन है केमिकल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो, ये सारे सिस्टम ना एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो आपने ना, अगर किसी ने पाचन तंत्र वाली वीडियो नहीं देखी, उसको जरूर देखना। उसके बाद आप इसको देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कराऊंगी, बहुत ही ईजी वे में कराऊंगी। देखो, इसमें जो हमारी जो सेल्स हैं ना, वो एनर्जी किस लिए करती हैं? हमारी लाइफ की जो प्रोसेस है उनको करने के लिए। तो देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो प्रोसेस है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगी? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेंगी? 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, में टूट जाएगी। जो ग्लूकोज है वो किस में टूट जाएगी? 6CO2 और H2O में टूट जाएगी। तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो देखो, जब हम श्वास छोड़ते हैं ना, तो उसमें हम जल वाष्प भी होते हैं। हमारी जो सांस होती है ना, उसके साथ CO2 के साथ क्या होता है? जल वाष्प भी होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, शीशे के सामने आप कभी भी ना फूंक मार के देखना, तो आपको क्या मिलेगा? जब भी आप शीशे के सामने फूंक मारोगे ना, तो आपको उस शीशे की परत के ऊपर ना कुछ जल वाष्प, मतलब कि एक परत आपको जमी हुई दिखाई देगी। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है, तो जो ग्लूकोज है वो टूटकर CO2 जल और ऊर्जा बनाता है।
क्या बनाता है? CO2 जल और ऊर्जा बनाता है। तो पाचन तंत्र क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और जो श्वसन तंत्र है वो क्या करता है? इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हम सांस लेते हैं उससे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। और वही ऑक्सीजन जो हमें ग्लूकोज मिली उसके साथ मिलकर, ठीक है, हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उसी से हमारी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये श्वसन कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक सभी को पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गया? तो देखो, पहले मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से पूरा ये डिटेल में समझाऊंगी आपको, ठीक है। फिर हम इनके जो एक एक जो ऑर्गन्स है ना, मैं आपको पूरा डिटेल में इसकी हेल्प से बताऊंगी कि क्या कैसे है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले जो हवा है ना वो हमारे नासिका मार्ग, यहाँ देखो जो नासिका मार्ग है ना, नेजल जो पैसेज है वहाँ से होकर आती है, गुजरती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जो ये नेजल पैसेज है ना, ये हमारा नाक के पीछे का भाग होता है, ठीक है। क्या होता है? नाक के पीछे का भाग होता है। नाक के पीछे, ये इसको हम क्या बोलते हैं? नासिका मार्ग बोलते हैं। देखो, जब हवा कहाँ पर जाएगी? नाक से हमने सांस ली, नासिका मार्ग में जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो हमने सांस ली, जो वो हवा है वो नासिका मार्ग से होते हुए कहाँ जाएगी? ग्रसनी में जाएगी। कहाँ जाएगी? ग्रसनी में, मतलब कि फेरिंग्स में जाएगी। तो जो ग्रसनी है ना वो एक कॉमन पार्ट है। किसका? किसका कॉमन पार्ट है? यहाँ पर भोजन भी गुजरता है और सांस भी गुजरता है। जो हमने सांस ली वो कहाँ जाएगी? ग्रसनी में जाएगी, ठीक है। और ग्रसनी क्या है? फेरिंग्स को ग्रसनी बोलते हैं। यहाँ पर भोजन भी होकर गुजरता है और सांस भी। क्लियर? अब देखो, फेरिंग्स जो है वो है ये रहा, देखो, है ना। अब इसके बाद है एपिग्लोटिस। तो जो हमने सांस ली, ग्रसनी के ठीक नीचे एपिग्लोटिस होता है। यह एक ढक्कन टाइप होता है जो भोजन को सांस की नली में जाने से रोकता है। क्लियर? यहाँ तक सभी को? क्या करता है ये? भोजन को सांस की नली में जाने से रोकता है और हवा को फूड पाइप में जाने से रोकता है। तो जो एपिग्लोटिस है वो क्या है? एक प्रकार का ढक्कन है। जब हम खाना खाते हैं ना तो जो एपिग्लोटिस है ये क्या करती है? ये विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है? खाना फूड पाइप से सीधा कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। तो एपिग्लोटिस के बाद जो हवा है वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी लैरिंग्स में, ठीक है, स्वर यंत्र में जाएगी। इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं क्योंकि यहीं से हमारी जो आवाज़ है वो निकलती है। इसके बाद क्या होगा? जो नीचे वाली नली आप देख रहे हो ना, नीचे वाली जो नली है, तो लैरिंग्स के बाद जो आप ये देख रहे हो ना, लैरिंग्स के बाद वाली जो नली है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। तो जो हमने हमारी जो हवा है वो उसके बाद कहाँ जाएगी? उसके बाद वो नीचे वाली जो नली देख रहे हैं ना, ट्रेकिया, उसमें जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको श्वास नली भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये ट्रेकिया है ना, ये दो भागों में बट जाती है। क्लियर? जो ये ट्रेकिया है, ये आप देख रहे हो, ये दो भागों में बट जाती है यहाँ नीचे जाके, जिनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो एक ब्रोंकाई दाएं फेफड़े में तथा दूसरी ब्रोंकाई बाएं फेफड़े में चली जाती है, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब आगे चलकर यही ब्रोंकाई अलग अलग कई सारी ब्रांचेज में क्या हो जाती हैं? कई सारी ब्रांचेज में बट जाती हैं और इन्हीं ब्रांचेज को कहते हैं ब्रेंकियोल्स। क्या कहते हैं इन्हीं ब्रांचेस को? ब्रेंकियोल्स कहते हैं। तो जो ब्रेंकियोल्स है, ये देखो, ये रहा नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है
ब्रेंक्यूल्स के शिरे पर एक अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो शिरा होता है ना मेन, उसके ऊपर कैसी अंगूर के गुच्छे के जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, मतलब कि कुपिका भी बोलते हैं। यहां तक सबको समझ आया? तो फिर जो हवा है, वो हवा जो है हमारी, वो वहां से कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई में जाकर भर जाएगी। तो जो हम सांस लेते हैं ना, हवा इसी में आकर भरती है। किसमें? एल्वियोलाई में, कुपिका में। और फेफड़ों के नीचे जो एक ये नहीं है, देखो, डायाफ्राम जो होता है, वो ये जो है, देखो, डायाफ्राम, ये वाला। तो डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही जो वायु है, ये फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। जब ये डायाफ्राम ऊपर होता है, तब वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, और जब ये डायाफ्राम नीचे जाता है, तो तब वायु फेफड़ों के अंदर आती है। तो जो ये डायाफ्राम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के कारण हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखो, जो भी हमने हवा ली, यहाँ से हवा आई और ये पहले यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इस वाले उसमें गई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई में जाकर भर गई। तो जो एल्वियोलाई है, फेफड़ों के जस्ट नीचे एक डायाफ्राम होता है। उसके ऊपर नीचे होने के कारण ही जो वायु है, ये फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। जब ये डायाफ्राम ऊपर होता है, तो वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, और जब ये डायाफ्राम नीचे आता है, तो वायु फेफड़ों के अंदर आती है। तो जो ये डायाफ्राम है, ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के कारण हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। ठीक है यहाँ तक? और जो ये फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, आप जो देख रहे हो, जो हमारे लंग्स हैं, इनके बाहर एक आवरण होता है। ठीक है, यानी कि एक पतली झिल्ली होती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं जिसको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फेफड़ों के ऊपर का जो आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि फेफड़ों के बाहर वाली पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये चैप्टर यूपी टेट के लिए ही नहीं, सी टेट, अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप अदर कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो, अभी हमने पूरे जो पार्ट्स हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसको मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझा दिया। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। देखो, अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, वो हम 1 बाय 1 अब जो ऑर्गन्स हैं उनको डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे फर्स्ट देखो, नोज नेजल पैसेज, नाक नासिका मार्ग। जो इसका जो मुख्य कार्य है ना नाक का, वो क्या है? श्वसन से संबंधित है। इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कणों को रोकते हैं। ठीक है, हमारा जो नाक है, उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कणों को रोकते हैं। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब एक चिपचिपी कला होती है। ठीक है, जो क्या करती है? धूल कणों उस पर चिपक जाते हैं। और जो हमारा नाक है ना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर प्रतिदिन 1/2 लीटर म्यूकस बनता है। कितना? प्रतिदिन 1/2 लीटर म्यूकस बनता है। यह धूल जीवाणु, जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया मतलब वायरस, और जो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। यह वायु को नम और तापमान के अनुसार संतुलित करता है। तो देखो, अब इसके बाद जो सेकंड ऑर्गन है, वो हमने क्या किया था?
फेरिंग्स, ये क्या है, ग्रसनी। यह है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों का क्या है, दोनों का भाग है। प्लीज ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो लैरिंग्स है वो क्या है, अब देखो, स्वर यंत्र। यह फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है, फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ता है, जिससे क्या होती है, जो साउंड है, जो हम बोल पा रहे हैं ना, मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ये साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो हमारा क्या है, लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है। नेक्स्ट देखो, एपिग्लोटिस। यह एक वोल्व ढक्कन की तरह काम करता है और निगलते समय, जब हम खाना खाते हैं ना, कुछ भी हम खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं या फिर हम फ्रूट्स खाते हैं, तो ये क्या करता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है, जिससे जो हमारा फूड है वो श्वसन नली में नहीं जाता। अब देखो इसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स में देखो, जो मैन होते हैं ना, पुरुषों में प्यूबर्टी के समय जो एडम एप्पल है वो विकसित होता है, जिस वजह से जो पुरुष हैं उनकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती हैं लो पिच की वजह से, और जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनमें यह विकसित नहीं होता, और जो हमारी जो आवाज़ है वो कैसी होती है, पतली होती है। देखो जो मैन है उनमें जो लेंथ होगी ना वोकल कॉर्ड की, वो 20 mm होती हैं, और जो वुमेन है उनमें कितनी होती है, 15 mm होती है। अब नेक्स्ट देखो, ट्रेकिया। ट्रेकिया द्वारा वायु फेफड़ों तक पहुंचती है। यह आगे जाकर 2 शाखाओं ब्रोंकी में बट जाती है, ठीक है। इसमें 16 टू जो 20 सी शेप के क्या होते हैं, कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। इसका जो कार्य है वो क्या है, ट्रेकिया को सिकुड़ने और चिपकने से बचाना। तो अब देखो लंग्स। मानव का मुख्य जो श्वसन अंग है वो क्या है, वो फेफड़े हैं। इनकी जो संख्या है वो 2 होती है, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। देखो जो हमारा दायां फेफड़ा होता है, राइट जो लंग होता है ना, वो बाएं फेफड़े की तुलना में आकार में बड़ा होता है और भारी भी होता है, और इसमें 3 लोब्स होती हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कितनी लोब्स होती हैं, 3 लोब्स होती हैं। लेकिन जो बायां फेफड़ा है उसमें 2 लोब्स होती हैं, और यह जो दायां फेफड़ा है, लेफ्ट वाला जो है वो मतलब राइट वाले से छोटा होता है, क्योंकि यह हार्ट के लिए जगह साझा करता है। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब स्ट्रक्चर फ्लो देखो, जो ब्रोंकाई है वो आगे कई शाखाओं में बढ़ती है, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद है फिर एल्वियोलाई। जो ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर क्या होती है, अंगूर जैसी जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के चारों ओर रक्त कोशिकाओं, कैपिलरीज का जाल होता है। इसका जो फंक्शन है एल्वियोलाई का वो क्या है, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। ऑक्सीजन रक्त में जाती है और जो CO2 है वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया। एक एक ऑर्गन मैंने आपको बताया है, जो भी हमारे जो श्वसन तंत्र है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम यह फेफड़ों को आधार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। इसके ऊपर नीचे होने से ही सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया होती है। देखो किस तरीके से, देखो जब ये डायाफ्राम ऊपर होगा तो वायु कहाँ जाएगी, जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ होगा तो वायु बाहर आएगी, ठीक है। और जब डायाफ्राम नीचे की तरफ होगा तो वायु अंदर आएगी, ठीक है। इनहेलेशन होगा। देखो पिक में मैंने आपको ये पूरा इसमें अच्छे से शो हो रहा है, जब ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और जब हम इनहेल कर रहे हैं तो O2 अंदर आ रही है। तो जब O2 जो डायाफ्राम जब ऊपर है तो वायु बाहर जा रही है। देखो जब डायाफ्राम ऊपर है तो वायु बाहर जा रही है, और जब डायाफ्राम नीचे है तो वायु अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसी पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। अब हम इसके बाद, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है उनको डिटेल में पढ़ा। क्लियर यहाँ तक सभी को। उसके बाद अब हम इसकी पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि जो श्वसन प्रक्रिया है वो क्या है।
देखो जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है, हो रहा है ना ऐसा। तो देखो जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो 3 चरणों में होती है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और एक होता है इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो जो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म या तथा इन्वायरमेंट के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है या नहीं होता, उसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो भी हम सांस ले रहे हैं और जो हम छोड़ रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद देखो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। पूरा ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इन तीनों जो ये उसकी पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा गैसेस का, और फिर इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। देखो जब भी जैसे हमने सांस ली, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने सांस ली, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट में एयर है, हमने वहाँ पे जाके सांस ली, तो उसमें क्या हो रहा है, O2 हमारे अंदर जा रही है और जो CO2 है उस दोनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखो जब हम अंदर हवा हमारे अंदर जाती है ना, तो जो उनमें हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो कितनी होती है, 78.09%। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, उसकी कंपोजिशन कितनी होती है एयर के अंदर, जो भी हम सांस ले रहे हैं। प्लीज़ याद कर लेना इन पॉइंट्स को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितनी होती है, नाइट्रोजन की 78.09 और ऑक्सीजन की होती है 21% और CO2 की होती है 0.03%। अब उसके बाद जब हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें देखो जो नाइट्रोजन है वो सेम है 78.09%, ऑक्सीजन है वो 17% है। कितने का फ़र्क है, देखो 4% का फ़र्क है। हमने ऑक्सीजन ली कितनी, 21%, लेकिन हम छोड़ कितनी रहे हैं, 17%। और जो CO2 है, CO2 कितनी थी, देखो 0.03%। देखो ये बहुत डीप में मैं आपको करा रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी मोटिव ये नहीं है कि मैं आप लोगों का 1% भी टाइम वेस्ट करूं। टाइम वेस्ट करने से देखो कुछ नहीं होने वाला। आपके जो फॉर्म है उनकी डेट आ गई है और जो एग्ज़ाम है वो आपकी ने जो टेंटेटिव डेट दी गई है उन्हीं पर ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट करे बिना अपने नोट्स बनाओ, खुद से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से डिटेल में करो। मैं क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ना वो अभी 2-4 दिनों के बाद मैं आपकी जो क्वेश्चंस है ना, PYQs और भी बहुत सारे MCQs चैप्टर वाइज मैं कराऊंगी आपको। अभी अपने ही चैनल पे शुरू करने वाली हूँ ये सीरीज़। प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखना, आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपके साइंस में ना 30 में से अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे तो 27 नंबर या 26, 28 तक भी अगर आपने अच्छे से मेहनत की, कहीं नहीं गए आपके। तो देखो इसके बाद क्या होगा, सांस के द्वारा लगभग जो 400 ml जो पानी है वो भी प्रतिदिन बाहर निकलता है। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखो। अब हम देखो सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था इसकी प्रोसेस में। देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सबकी समझ में आ गया, हमने सांस ली, सांस छोड़ी, उसमें मैंने आपको बता दिया कितना कितना कंपोजिशन था, कौन कौन सी गैस का, ये आप सभी को समझ आ गया। नाइट्रोजन का कितना था, ऑक्सीजन का कितना था और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था। देखो ये आपको सब बता देंगे। रेस्पिरेशन ये होता है कि CO2 अंदर, O2 को लिया और इनहेल करा और उसको एक्सहेल करा। लेकिन हर एक टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ना आजकल सीधे साधे ऐसे नहीं आते उठा के। और हमारे UP टेट में तो अच्छा खासा लेवल आता है, 12th तक के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत डीप में स्टडी करना बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपी टेट की एक बात और है, पेडागोजिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं साइंस में, कम 2 या 3 क्वेश्चन अब आने शुरू हुए हैं, वो भी जो ये लास्ट पेपर हुआ था या उससे जो लास्ट हुआ था 22 वाला, जो 2022 से आने, मतलब ये लगाओ आप 2 बार जो लास्ट पेपर हुए हैं ना, 20 वाला और 22, उनमें आए हैं 2-2 3-3 क्वेश्चन, वरना तो पूरा साइंस से ही उठ कर आता है पेपर, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से और बायोलॉजी में से। अब नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हमने गैस को ले लिया बाहर, वो समझ लिया आपने, उसके बाद क्या होगा, गैसों का शरीर में परिवहन। ऑक्सीजन, देखो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हमारे जो ब्लड है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, क्लियर। तो जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या है, आपने यहाँ तक सबने समझ लिया था ना कि जो एल्वियोलाई है उसमें आकर हवा भर जाती है, वो तो वहाँ तक सबने समझ लिया था ना। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या है, जो एल्वियोलाई है ना उससे ऑक्सीजन लेकर कोशिकाओं तक पहुँचाना। तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेता है, और जब ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेता है तब ये कहलाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर यहाँ तक सभी को। ऑक्सीजन का फेफड़ों, लंग्स से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं से वापस फेफड़ों तक आना, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहेंगे। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, अभी मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल तक जाता है, वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लाओ और ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुँचाओ। क्लियर यहाँ तक सभी को, क्या काम है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से लाना और कोशिका तक पहुँचाना। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो सेल तक पहुँच गई, लेकिन जो CO2 है उसको फेफड़ों तक कौन पहुँचाएगा। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन कोशिका से फेफड़ों तक पहुँचाना, वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लाज्मा द्वारा और बाइकार्बोनेट द्वारा। जो 10 से 20% जो CO2 है वो तो देखो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और जो प्लाज्मा है 7%, और जो बाइकार्बोनेट के रूप में है वो है कितना, 70%। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ तक सभी को समझ आया। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, देखो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो वो क्या करेगी, CO2 को रिलीज करेगी। CO2 का कोशिका से फेफड़ों तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मैंने आपको बताया 3 तरीके से होता है। आपको ये पॉइंट नोट कर लेना, क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। बस इतना याद रखो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा और बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, अब हम इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। देखो, आंतरिक कोशिकीय श्वसन, भोजन के डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है, यह ब्लड द्वारा कोशिका तक पहुंचता है। कोशिका में O2 की सहायता से क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ तक सबने समझ लिया। तो देखो दूसरे भाग में हमने क्या देखा कि जो O2 है वो कोशिका तक पहुंच गई। अब क्या होगा तीसरे भाग में, तीसरे भाग में हम देखेंगे कि जो कोशिका है वो कैसे एनर्जी बनाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, आंतरिक और कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो भोजन के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है। जो ग्लूकोज हमें मिलता है वो ब्लड की सहायता से कोशिका तक पहुंचती है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है। क्या किया जाता है,
ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें CO2 जल तथा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर यहाँ तक सभी को? क्या मिलती है? CO2 जल तथा एनर्जी मिलती है। ATP क्या होता है? देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फुल फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप का होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। जो अनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जो अनोक्सी रेस्पिरेशन है ना, अनोक्सी श्वसन है, वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है अनोक्सी रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है और 2 ATP ऊर्जा इससे निकलती है। तो इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के क्या करता है? बिना ऑक्सीजन के, अनारोबिक पढ़ रहे हैं ना हम, देखो बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमें शरीर में थकावट होती है। तो देखो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। आपने देखा होगा कई बार हम पार्क में जा रहे हैं या फिर हम वॉक ज़्यादा कर लेते हैं, या फिर हम कई बार कुछ गेम ऐसे खेलते हैं जिसके बाद क्या होता है, हमें बहुत थकान होती है और दर्द महसूस होता है। तो वो दर्द किस वजह से होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण। तो जो ये CO2 है वो तो जो ये CO2 नहीं, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो जो ये ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाती है? लैक्टिक एसिड बनाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। देखो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है ना, ये दोनों उसमें होती है, अनारोबिक और एरोबिक दोनों टाइप में ये होती है। ऑक्सी श्वसन में भी होती है और अनोक्सी श्वसन में भी होती है। ठीक है, तो जो ऑक्सी श्वसन है, अब इसको देखो, इसमें क्या है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनोक्सी में तो क्या होगा? देखो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सी श्वसन है उसमें क्या होगा? उसमें पहले क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल है, ये 2 साइकिल में कंप्लीट होगी पूरी की पूरी जो आपकी प्रोसेस है। तो आपको ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्या होता है, आपको समझ आ गया। ग्लाइकोलाइसिस का 2 स्टेप में होगी ये। अब क्रेब्स साइकिल देखो, यह जो क्रेब्स साइकिल है ये देखो, ग्लाइकोलाइसिस किस में होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, और जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। मैं आपको चलो जो ग्लाइकोलाइसिस है ना वो एक बार और बता देती हूँ, रिवाइज हम इसको कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में देखो क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको ग्लूकोज और लाइसिस टूटना। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है और हमें 2 ATP ऊर्जा इसी से मिलती है। क्लियर यहाँ तक? और इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल्स में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे शरीर में थकावट होती है। तो कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ही हमें पेन और थकान महसूस होती है। तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है ये ऑक्सी और अनोक्सी दोनों में होती है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? अब देखो मैं आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में बताती हूँ। इसमें क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस से बना जो पायरुविक एसिड है वो इसमें ऑक्सीडाइज होकर CO2 H2O और एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, क्या होगा? एनर्जी में बदल जाएगा CO2 और H2O में। तो जो इसमें क्या होगा? देखो मेनली जो रिएक्शन है ना उसको देखो। इसमें एक पायरुविक एसिड के अणु में कितनी एनर्जी होती है? 18 ATP। तो जो 2 पायरुविक एसिड के अणु से कितनी मिलेगी हमें? 36 ATP मिलेगी। कितनी मिलेगी? 36 ATP मिलेगी। तो हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस
से हमें कितनी मिली थी, 2 मिली थी। तो 36 में हम 2 और ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कितनी मिल गई, 38 मिल गई। तो ये एनर्जी कोशिका ले लेगी। तो ये पूरा का पूरा हमने जो पढ़ा, ये रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस था। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना। अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट PYQs हैं मैं वो अब आपको कराने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दायां फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है, दाएं में 3 और बाएं में 2 लोब्स होते हैं। मतलब गलत पूछा है, ये बात आप ध्यान रखना। इसने क्या पूछा है, गलत पूछा है। तो देखो दायां फेफड़ा भारी व हल्का होता है। मेरे हिसाब से देखो क्या है, आप भी बताना कमेंट में। तो देखो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, बोथ लंग्स आर इक्वल। ऐसा नहीं होता कि दोनों फेफड़े समान होते हैं, ठीक है। मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था ना आपको कि जो दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े की तुलना में आकार में बड़ा व भारी होता है और उसमें 3 लोब्स होती हैं। जबकि जो दायां फेफड़ा है हमारा, बायां फेफड़ा है, लेफ्ट फेफड़ा है, उसमें 2 लोब्स होती हैं और यह छोटा होता है क्योंकि यह हार्ट के लिए जगह साझा करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ नोट डाउन करते रहना इनको। एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है। तो देखो जो एडम्स एप्पल है वो लैरिंक्स स्वर यंत्र से संबंधित है। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, श्वसन के दौरान किस गैस की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। तो देखो श्वसन के दौरान जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बाकी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन है उसमें भी परिवर्तन होता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखो कौन सा कथन गलत है। नाक और मुंह दोनों से सांस ली जा सकती है, बिल्कुल। नाक के बाल धूल को रोकते हैं, ये भी सही है। मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो इसका गलत ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है, जो कि नहीं माना जाता। इससे क्या होगा, हमारे जो एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे के सारे हमारे मुंह से सीधा लंग्स में जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, एपिग्लोटिस का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। देखो जो एपिग्लोटिस है इसका फंक्शन क्या है, ये जब हम खाना खाते हैं ना तो जो ऑप्शन बी और सी देखो, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और भोजन के समय श्वास नली को बंद करता है। तो जो हमारे इसके जो बी और सी हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। बी और सी, सॉरी इनमें ना ऑप्शंस नहीं लिखे हुए, लेकिन बी और सी सही है, ए और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, श्वसन मुख्यतः किसके ऑक्सीकरण से होता है। तो किसके ऑक्सीकरण से होता है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, श्वास छोड़ते समय सही प्रतिशत कौन सा है। तो श्वास छोड़ते समय जो नाइट्रोजन है 78%, ये बिल्कुल सही है, ये बाकी सब रॉन्ग है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो जो सामान्य श्वसन दर है वो 12 से 16 पर मिनट, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखो, पुरुष और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरुष की जो होती है वोकल कॉर्ड की लंबाई 20 mm और जो महिलाएं हैं उनकी होती है 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायवीय श्वसन क्या है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या है। देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को ही क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज बदलता है। तो जो एरोबिक श्वसन है उसमें जो ग्लूकोज है वो किस में बदलता है, CO2 H2O प्लस और एनर्जी में बदल जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा अंग श्वसन और पाचन दोनों का भाग है। तो देखो जो फेरिंग्स है
वो श्वसन और पाचन दोनों का भाग है, जिसको ग्रसनी भी बोलते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो समाप्त होती है। आई होप आपको जो आज की क्लास है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको क्लास रियल में हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन। Thanks for watching.